कल्पना कीजिए एक खूनी शतरंज के खेल की। एक ऐसा खेल जहां सभी खिलाड़ी जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन किसी एक खिलाड़ी के पास शुरुआत से ही कुछ अतिरिक्त रानियां और असीमित चालें मौजूद हैं। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक दृश्य है। बाकी के 15 खिलाड़ी आपस में लड़कट रहे हैं, लेकिन बाजी वो एक ही मारता है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जहां मगधा ने बाकी सबको निगल लिया और पूरे भारतवर्ष का केंद्र बन गया। अक्सर इतिहास को केवल राजाओं की महत्वाकांक्षाओं और युद्ध के मैदान की जीत तक सीमित कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी छोटा सा क्षेत्र अचानक से एक विशाल साम्राज्य में नहीं बदल जाता। बिल्कुल नहीं बदलता। उसके पीछे जमीन के नीचे छिपे संसाधन और पीढ़ियों तक चलने वाली एक सोची समझी रणनीति काम करती है। और इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ठीक इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाना है। हाँ, ये बहुत जरूरी विषय है। हमारे पास मौजूद शोध लेखों और ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर हम मगधा के इसी चमत्कारी उत्कर्ष की गहराइयों में उतरेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पूरब में मगधा आकार ले रहा था, तब नॉर्थ वेस्ट भारत पर फारसी यानी पर्शियन और यूनानी आक्रमणों का जो सिलसिला शुरू हुआ, हम उसे भी समझेंगे। सही कहा। ये दोनों घटनाएं आपस में काफी जुड़ी हुई हैं। एकदम जुड़ी हुई हैं। पढ़ने और सुनने वालों को आज एक ऐसी यात्रा पर ले जाना है जहां भूगोल, राजनीति और युद्ध एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर इन 16 महाजना पदों की रेस में मगधा के पास वो कौन सा जादुई फायदा था जिसने उसे अजेय बना दिया? वो जादुई फायदा किसी आसमान से गिरी ताकत का नहीं, बल्कि विशुद्ध भूगोल का वरदान था। अच्छा, भूगोल का? हाँ, मगधा गंगा घाटी के ऊपरी और निचले हिस्से के बिल्कुल बीच में स्थित था। नदियां हर साल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिसका मतलब था कि वहां कृषि उत्पादन बाकी जगहों से कहीं ज्यादा था। लेकिन उपजाऊ जमीन तो और भी जनपदों के पास थी, है ना? बिल्कुल थी, पर मगधा का जो असली ब्रह्मास्त्र था वो था लोहे और तांबे की विशाल खदानें, आयरन और कॉपर माइंस। खदाने यानी हथियार बनाने का कच्चा माल। सिर्फ हथियार नहीं, प्राचीन काल में लोहे की अहमियत केवल तलवारों तक सीमित नहीं थी। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों और हलों का मतलब था कि मगधा के लोग गंगा घाटी के घने जंगलों को बड़ी तेजी से साफ कर सकते थे। और वहां खेती कर सकते थे। एग्जैक्टली। खेती बढ़ी तो अनाज बढ़ा, अनाज बढ़ा तो जनसंख्या बढ़ी, और सबसे बड़ी बात, राज्य के पास इतना अतिरिक्त अनाज इकट्ठा होने लगा कि वो एक बहुत बड़ी सेना का पेट पाल सकता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। स्रोतों की बात करें तो अथर्ववेदा में पहली बार मगधा शब्द का जिक्र आता है। हाँ, वहां इसका सबसे शुरुआती जिक्र मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार चेढ़ी के राजा वसु के वंशज बृहद्रथा और उनके बेटे जरासंध ने मगधा में साम्राज्य की पहली नींव रखी थी। उन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जो कि प्राकृतिक रूप से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई एक अभेद्य जगह थी। सही कहा। लेकिन मगधा के असली राजनीतिक और कूटनीतिक उदान हर्यंक वंश के साथ शुरू होती है, विशेषकर बिंबिसारा के 52 साल के लंबे शासनकाल में, जो 544 से 492 बीसी तक चला। हाँ, और बिंबिसारा बुद्ध और महावीरा दोनों के समकालीन थे। बिल्कुल। और स्रोतों में एक बात विशेष रूप से उभर कर आती है कि बिंबिसारा पहले राजा थे जिन्होंने एक स्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी रखी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। उससे पहले के दौर में युद्ध के समय किसानों को ही हथियार थमाकर लड़ने भेज दिया जाता था। लेकिन जब किसान लड़ेगा तो खेत कौन जोतेगा? वही तो बात है। बिंबिसारा के पास वो अतिरिक्त अनाज था जिससे वो ऐसे सैनिकों की फौज खड़ी कर सका जिनका एकमात्र काम युद्ध की कला में माहिर होना था। और इस ताकत के साथ बिंबिसारा ने एक 3 कदम की बहुत ही चतुर नीति अपनाई। वो 3 कदम क्या थे? वैवाहिक संबंध मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस, उसके बाद ताकतवर पड़ोसियों से दोस्ती, और तीसरा कमजोर पड़ोसियों पर कब्जा। अरे वाह! कौसाला की राजकुमारी से विवाह करके काशी का एक हिस्सा दहेज में लेना, फिर वैशाली के लिच्छवी और मध्य पंजाब के मद्रा राज परिवारों में विवाह करना। हाँ, ये सब उनकी नीति का हिस्सा था। अगर इस रणनीति को आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए
तो ये पूरी तरह से किसी कॉर्पोरेट टेकओवर या मर्जर जैसा लगता है ना? एकदम कॉर्पोरेट मर्जर जैसा। क्या बिम्बिसारा ने अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में हराकर संसाधनों को नष्ट करने के बजाय उन्हें शादियों के जरिए बाय आउट कर लिया था और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे बिम्बिसारा ने इन शादियों से साम्राज्य के चारों ओर एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक सुरक्षा दीवार बना ली थी। अच्छा, एक सुरक्षा दीवार। बिल्कुल। जब आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ही आपके रिश्तेदार बन जाएं, तो बाहरी आक्रमण का खतरा टल जाता है। और यही वो समय था जब मगध को अपनी अर्थव्यवस्था और आंतरिक ढांचे को मजबूत करने का बिना किसी बाधा के पूरा मौका मिला। लेकिन कूटनीति की ये दीवार हमेशा के लिए तो सुरक्षित नहीं रह सकती। नहीं, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता। जब सत्ता और जमीन की बात आती है तो परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हाँ, हर्यंका वंश में ही बिम्बिसारा के उत्तराधिकारी अजातशत्रु के समय ठीक यही हुआ। हाँ, अजातशत्रु का दौर काफी खूनी रहा। जिस कोसला के साथ बिम्बिसारा ने वैवाहिक संबंध बनाए थे, अजातशत्रु का उसी कोसला के राजा प्रसेनजित के साथ युद्ध चढ़ गया, क्योंकि प्रसेनजित को अपना काशी वापस चाहिए था। और अजातशत्रु ने वो युद्ध जीता भी। लेकिन जो बात स्रोतों में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है अजातशत्रु का वैशाली के प्रमुख और अपने ही सगे नाना चेटक के खिलाफ युद्ध। सही कहा। और ये युद्ध 1 या 2 साल नहीं, पूरे 16 साल तक चला। हाँ, और ये संघर्ष प्राचीन भारत के सबसे भीषण और लंबे युद्धों में से एक माना जाता है। 1 मिनट, अपने ही नाना के खिलाफ 16 साल तक युद्ध, ये तो किसी प्राचीन माफिया ड्रामा जैसा लगता है। बिल्कुल माफिया ड्रामा ही था उस वक्त का। लेकिन व्यवहारिक रूप से सोचें तो एक साम्राज्य 16 साल तक एक युद्ध का आर्थिक बोझ कैसे उठा सकता है? बड़ी अजीब बात है। काफी मुश्किल लगता है सुनने में। लाखों सैनिकों को 16 साल तक मैदान में रखना, उनके हथियारों की मरम्मत, उनका खाना पीना, ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था को दिवालिया कर सकता है। क्या हमारे स्रोत इस अवधि को कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर तो नहीं बता रहे? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर वो लोहे और कृषि का गणित काम आता है, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। ओह, वही सरप्लस अराज वाला पॉइंट। हाँ, मगध की अर्थव्यवस्था कोई आम अर्थव्यवस्था नहीं थी। उनके पास गंगा के मैदानी इलाकों का जो अथाह सरप्लस अनाज था, वो एक मशीन की तरह काम कर रहा था। 16 साल के इस युद्ध को उसी सरप्लस ने फंड किया। कमाल की बात है। इसके अलावा अजातशत्रु ने कुछ नए और बहुत ही घातक हथियारों का आविष्कार भी किया था, जैसे महाशिला कंटका, जो पत्थरों की बारिश करता था। इतने लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता ही मगध की असली ताकत का प्रमाण थी। और शायद इसी लंबी लड़ाई के दौरान ये समझ आ गया था कि राजगृह की पहाड़ियां सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण के लिए वो जगह काफी नहीं है। एकदम सही। इसीलिए अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र में गंगा और सोने नदी के बिल्कुल संगम पर एक नया किला बनवाया। और ये सिर्फ राजधानी बदलने का कोई शौक नहीं था। नहीं, शौक तो बिल्कुल नहीं था। प्राचीन काल में नदियां ही हाईवे हुआ करती थी। हाँ, हाईवे की तरह। नदियों के संगम पर बैठने का सीधा मतलब था कि उत्तर भारत के पूरे व्यापार और सेना की आवाजाही की नब्ज अब आपके हाथ में है। पाटलिपुत्र पर नियंत्रण यानी पूरे आर्थिक तंत्र पर नियंत्रण। और इसके बाद जब शिशुनागा वंश सत्ता में आया, जिसने 412 से 344 बीसी तक राज किया, तो उन्होंने अवंती को हराकर 100 साल पुरानी दुश्मनी खत्म की। हाँ, और शिशुनागा ने कुछ समय के लिए राजधानी को वैशाली भी स्थानांतरित किया था। वैशाली ले जाना एक दिलचस्प कदम था, क्योंकि वैशाली वही जगह थी जिसके खिलाफ 16 साल तक युद्ध चला था। शायद वहां के बचे खुचे विद्रोह को पूरी तरह शांत करने का ये कूटनीतिक तरीका रहा होगा। लेकिन फिर कालाशोका, जिन्हें काकरवर्णा भी कहा जाता है, उन्होंने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ला दिया। कालाशोक का नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्हीं के समय वैशाली में दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित हुई थी। सही कहा, जो कि धर्म के जरिए अपनी सत्ता को वैध और मजबूत बनाने का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो कूटनीति और धर्म दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। जब मगधा के सिंहासन ने एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव देखा। वो कैसा बदलाव था? 344 बीसी के आसपास सत्ता परंपरागत क्षत्रिय शासकों के हाथों से छिटक कर एक बिल्कुल नए वर्ग के पास चली गई। नंदा वंश का उदय हुआ। ओह, नंदा वंश।
ये तो मगध का पहला नॉन क्षत्रिय या गैर क्षत्रिय राजवंश था, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ, महापद्मानंदा, उसे हमारे ऐतिहासिक स्रोत भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहते हैं। पहला ऐतिहासिक सम्राट? पुराणों में तो उसे सर्वक्षत्रांतका यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सही पकड़ा आपने। कलिंगा के राजा खारावेला का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन स्पष्ट बताता है कि नंदों ने कलिंगा तक को रौंद डाला था। और इनकी सैन्य और आर्थिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुदूर दक्षिण के तमिल संगम साहित्य अहानन्नूरू में कवि मामूलानर ने नंदा वंश के अपार संपत्ति का विशेष रूप से गुणगान किया है। अब इतनी विशाल संपत्ति रातों रात तो आती नहीं। नंदों ने मगध की उसी कर प्रणाली और सैन्य ढांचे का पूरा इस्तेमाल किया जिसे हर्यंका वंश ने शुरू किया था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? नंदा वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अगर तमिल साहित्य तक में नंदों की असीम दौलत के चर्चे थे, तो फिर धनानंद ने आम जनता पर इतने भारी टैक्स, इतने क्रूर कर क्यों लगाए? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसने सिर्फ अपने अहंकार और लालच की वजह से अपने ही साम्राज्य को खत्म कर लिया, या इसके पीछे कोई और मजबूरी थी? देखिए, लालच और अहंकार तो था ही, लेकिन एक साम्राज्यवादी मजबूरी भी थी। कैसी मजबूरी? धनानंदा के पास एक ऐसी सेना थी जिसमें लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथी शामिल थे। इस विशाल सैन्य मशीनरी को रोजाना खुराक चाहिए थी। सही बात है, उनका पेट भरना तो आसान नहीं होगा। जब राज्य अपनी सारी संपत्ति सेना और विलासिता में झोंक देता है, तो वो खजाना भरने के लिए सीधे तौर पर किसानों और व्यापारियों के गर्दन दबोचता है, यानी उन पर टैक्स थोप देता है। एग्जैक्टली। इसी भारी टैक्स ने जनता के भीतर उस बारूद को इकट्ठा कर दिया जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल एक चिंगारी लगाई और पूरा नंदा वंश राख हो गया। चंद्रगुप्त का उदय केवल सैन्य कौशल नहीं था, वो इस जनसंतोष को हथियार बनाने की कला थी। ये सब तो पूरब की स्थिति थी। एकीकरण, भारी टैक्स और एक नए मौर्यन साम्राज्य की नींव। लेकिन इसी समय जब मगधा पूरब में एक अटूट शक्ति का केंद्र बन रहा था, भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में कहानी बिल्कुल इसके उलट चल रही थी। हाँ, वहाँ माहौल काफी अलग था। वहाँ कंबोज, गांधारा और मद्रा जैसे छोटे छोटे राज्य आपस में लगातार उलझे हुए थे। और इतिहास का ये बहुत पुराना नियम है कि जब एक क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता हो और आपस में लड़ रहा हो, और तो वो विदेशी ताकतों के लिए एक खुला निमंत्रण बन जाता है। बिल्कुल, एक डिसयूनाइटेड फ्रंट हमेशा कमजोर होता है। नॉर्थ वेस्ट की इसी फूट और वहाँ की अपार संपदा ने दुनिया के पहले महान साम्राज्यों में से एक ईरानी अखामेनिड साम्राज्य का ध्यान खींचा। 558 से 530 बीसी के बीच साइरस द ग्रेट पहला ऐसा विदेशी शासक बना जिसने भारत की तरफ रुख किया और गांधारा के इलाके को जीत लिया। उसके बाद दारियश प्रथम ने 518 बीसी में इंडस वैली, पंजाब और सिंध पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। श्रोताओं के अनुसार ये क्षेत्र ईरानी साम्राज्य का 20वां सत्रापी यानी प्रांत बन गया। और ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये 20वां प्रांत पूरे ईरानी साम्राज्य का सबसे ज्यादा उपजाऊ और सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा था। सही कहा। और वो ने भारी मात्रा में सोने के रूप में टैक्स भी चुकाता था। ओह अच्छा। दारियस प्रथम ने तो स्काइलास नाम के एक यूनानी नाविक के नेतृत्व में इंडस नदी का मार्ग तलाशने के लिए एक नेवल एक्सपीडिशन भी भेजा था। नेवल एक्सपीडिशन? हाँ। उस जमाने में? हाँ। इसका मकसद सिर्फ भूगोल समझना नहीं था, बल्कि भविष्य के व्यापारिक समुद्री रास्तों की खोज करना था। इसके बाद ज़र्क्सीस का समय आया, जिसने भारतीय पैदल सेना और घुड़सवार सेना को अपनी फौज में शामिल करके ग्रीस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए तैनात किया था, है ना? एकदम सही। भारतीय सैनिक ग्रीस में लड़ रहे थे। इन ऐतिहासिक घटनाओं के बीच एक बहुत ही अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हम सैन्य अभियानों और भारतीय सैनिकों को भाड़े के सैनिकों की तरह यूरोप में इस्तेमाल किए जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी तरफ स्रोतों से ये पता चलता है कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कुछ बहुत ही दिलचस्प पर्शियन रस्में अपनाई गई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अपने जन्मदिन पर पर्शियन स्टाइल में बालों को धोना, जिसे एक बहुत बड़ा शाही समारोह माना जाता था। हाँ, हेयर बाथ सेरेमनी। ये हेयर बाथ वाली डिटेल बहुत ही अजीब और दिलचस्प है। क्या पर्शियंस ने भारतीय सेना को सिर्फ इस्तेमाल किया या युद्ध के अलावा भी कुछ हुआ? ये सांस्कृतिक आदान प्रदान कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लगता?
देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें जी। तो ये बिल्कुल अजीब नहीं है। सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान कभी भी तलवार की धार से रुकते नहीं हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों चीजें साथ चली होंगी। बिल्कुल। ईरानी शासन ने इंडो ईरानियन कॉमर्स यानी व्यापार के ऐसे दरवाजे खोले जो पहले कभी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर फारसी शब्द सत्रापा का भारतीयकरण होकर क्षत्रपा बन जाना और नॉर्थ वेस्ट में खरोष्ठी लिपि का पनपना, जिसका इस्तेमाल बाद में अशोक ने अपने शिलालेखों में किया। हाँ, अशोक के इंस्क्रिप्शंस में खरोष्ठी दिखती है। ये बताता है कि ये सिर्फ एक तरफा खून खराबा नहीं था। ये एक नए ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की शुरुआत थी। मौर्यज ने ईरानियों से प्रशासन की बहुत सी बारीकियां सीखें। लेकिन ईरानी साम्राज्य द्वारा बनाए गए इन्हीं रास्तों और संपर्कों का नतीजा था कि एक नया और कहीं अधिक भयानक तूफान भारत की तरफ बढ़ चला। आप अलेक्जेंडर की बात कर रही हैं ना? हाँ, मैसेडोनिया का राजा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने उसी विशाल ईरानी साम्राज्य को पूरी तरह तबाह कर दिया था और हेरोडोटस जैसे इतिहासकारों की किताबों ने, जिनमें भारत की अपार संपत्ति का जिक्र था, अलेक्जेंडर को उस दिशा में आकर्षित किया। जब अलेक्जेंडर भारत के दरवाजे पर पहुंचा तो नॉर्थ वेस्ट के उसी पुरानी राजनीतिक फुट ने उसका आधा काम आसान कर दिया। टैक्सिला के अंभी ने बिना लड़े ही हार मान ली। लेकिन झेलम नदी पर कहानी अलग थी। बिल्कुल। झेलम नदी पर पोरस ने उसे एक जबरदस्त टक्कर दी। बैटल ऑफ हेडास्पेस में पोरस ने जिस बहादुरी से सामना किया, अलेक्जेंडर उसे बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना एलाय यानी सहयोगी बना लिया। हाँ, अलेक्जेंडर भारत में 326 से 325 बीसी के बीच करीब 19 महीने रुका। 19 महीने? फिर उसकी सेना थक चुकी थी तो वो वापस लौटा और अपने गवर्नर्स छोड़ गया, जिन्हें बाद में मौर्यज ने आराम से हरा दिया। अब देखिए, 19 महीने का समय तो इतिहास के पन्नों में बहुत छोटा होता है। देखा जाए तो अलेक्जेंडर का ये हमला एक हिट एंड रन जैसा ही था। आया, सब कुछ तहस नहस किया और चला गया। एक नजरिए से वैसा लगता है। हाँ, पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये कहना सही होगा कि अलेक्जेंडर की वजह से ही भारत का एकीकरण या यूनिफिकेशन कहीं ज्यादा आसान हो गया? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट के उन तमाम छोटे और स्वतंत्र राज्यों को सैन्य रूप से पूरी तरह खत्म कर दिया था जो आपस में लड़ रहे थे। तो उसने रास्ता साफ कर दिया। एक तरह से उसने जमीन को समतल कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता का विस्तार शुरू किया तो उसे दर्जनों अलग अलग राजाओं से नहीं लड़ना पड़ा। इन इलाकों को एक बड़े मौर्यन साम्राज्य में जोड़ना उसके लिए बेहद आसान हो गया। अच्छा, मतलब उसने इनडायरेक्ट रूप से चंद्रगुप्त की मदद ही कर दी। एकदम। इसके अलावा इस संपर्क से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का जन्म हुआ और भारत और ग्रीस के बीच जमीनी और समुद्री व्यापार के नए रास्ते हमेशा के लिए खुल गए। तो हमारे इन तमाम स्रोतों का ये गहन विश्लेषण एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। पूरब में मगध का उत्कर्ष सिर्फ एक वंश की जीत नहीं थी, बल्कि भूगोल, लोहे की खदानों और सेना का बेहतरीन संयोजन था। और दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट में विदेशी आक्रमणों ने न सिर्फ युद्ध किए बल्कि दुनिया के नए रास्ते, खरोष्ठी जैसी लिपियां और सांस्कृतिक विचार भी भारत लाए। इस पूरी चर्चा के अंत में इन ऐतिहासिक तथ्यों से परे एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल उभरकर सामने आता है। मगध की सफलता के पीछे लोहे और तांबे की खदानों का सबसे बड़ा हाथ था। सही। सोचने वाली बात ये है कि अगर प्राचीन काल में ये विशाल खदानें बिहार की जमीन के नीचे ना होकर सीधे पंजाब या सिंध के इलाके में स्थित होती तो क्या होता? ये तो पूरा इतिहास ही बदल देता। क्या नॉर्थ वेस्ट के छोटे राज्यों ने आपस में लड़ने के बजाय मगधा जैसी दोस्ती और कूटनीति अपनाई होती, या क्या अलेक्जेंडर के इस आक्रमण के बिना चंद्रगुप्त मौर्य का भी इतना बड़ा साम्राज्य बना पाते? भूगोल के बदलने से तो शायद सब कुछ ही बदल जाता। क्या एक विदेशी आक्रमणकारी ने अनजाने में ही भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रख दी थी? इन अनूठे सवालों और तथ्यों पर मनन करते रहिए। इस मुद्दे पर आगे पढ़ने और नए स्रोतों की खोज करने के लिए स्रोत सामग्री पर विचार किया जा सकता है।